नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णु तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वारिद पर स्वागत करता हूं। UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आपने विज्ञापन संख्या 51 का एग्ज़ाम दिया हुआ है या आप आगामी विज्ञापन संख्या 52 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर कैसा बनेगा, क्या सही रणनीति होगी, ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बनेगी रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसा कि विज्ञापन संख्या 51 का जो एग्ज़ाम था, सरकार ने उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है और नए एग्ज़ाम की घोषणा की है। हालांकि अभी डेट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो कुछ लोग तो पहले से ही तैयारी कर रहे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी गया था, काफ़ी लोग एग्ज़ाम से बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर आया है और हम सभी मिलकर उस अवसर को भुनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस आप सभी लोगों को पता भी है, अगर नहीं पता है तो फिर एक बार सिलेबस पे चर्चा कर ली जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का सिलेबस है, इसमें कुल 10 यूनिट दिए गए हैं और 10 यूनिट में सबसे पहला यूनिट है हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें आप हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनकी अंतर संबंध, अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी की भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा हिंदी की उपभाषाएं, बोलियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास। देखिए, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। तो मुख्य रूप से हिंदी की सभी बोलियों को हमें पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली पे ध्यान देना है। इसके अलावा मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, जिसमें हम स्वनिम विज्ञान, हिंदी ध्वनियों की वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना, ये सारी चीज़ें हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इन सारी भाषाओं, मतलब हिंदी को इन सारी भाषाओं के रूप में पढ़ेंगे। फिर आपका है प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसके बाद दूसरा यूनिट है नागरी लिपि का इतिहास, नागरी लिपि का उद्भव विकास, नागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, यूनिकोड। ठीक, इसके अलावा तीसरा यूनिट है हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास। हिंदी को मानक बनाने में या हिंदी का प्रचार प्रसार करने में किन किन संस्थाओं का योगदान रहा है और कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। इसमें देखा जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान, हिंदी से संबंधित जो सरकारी संस्थाएं हैं, विभाग हैं, जैसे राजभाषा विभाग है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उनके बारे में, जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो सम्मान दिए जाते हैं, हिंदी की जन माध्यम के रूप में हिंदी कैसे कैसे प्रयोग की जाती है, हिंदी की से संबंधित जो भी पोर्टल हैं या फिर हिंदी के पोर्टल बनाए गए हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है जो हिंदी के विकास में अपना योगदान देते हैं या हिंदी को सिखाने में मदद करती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला यूनिट है
चौथा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप देखेंगे तो ये लगभग सभी परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, जीडीसी हो, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपका पूछा ही पूछा। ये मेजर पोर्शन है और ज़्यादातर विद्यार्थी जो है इसे कवर भी कर लेते हैं, इसको पढ़ते भी रहते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि आपका बाइबल है हिंदी साहित्य के लिए। आदिकाल, उसकी सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य जिसमें सिद्धनाथ जैन, लौकिक साहित्य, रासो काव्य, रास साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति, इन सभी लोगों को। फिर भक्तिकाल में भक्तिकाल आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसकी उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण पर दृष्टि, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों में अलग अलग सिद्धांत जो दिए गए हैं, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैत सिद्धांत, भक्ति काव्य की वेद, यानी इन सारे सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं और इनकी अपनी मान्यताएं जो हैं या उससे संबंधित जो भी आपके संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी संत काव्य परंपरा, उसका वैचारिक आधार क्या है, संत काव्य में सामाजिक समरसता, हिंदी सूफी काव्य परंपरा, हिंदी की और सूफी जो प्रेमाख्यान हैं, और सूफी का मतलब क्या है, जो सूफियों से हटके या कह सकते हैं कि गैर मुसलमान जो कवि हैं उन्होंने भी प्रेमाख्यान लिखे हुए हैं, उनके बारे में इसमें पढ़ना है। फिर अगला आपका टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल की पृष्ठभूमि, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसमें 3 धाराओं में बटा हुआ है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। फिर उसके जो काव्य के प्रमुख स्रोत हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इनमें कौन कौन से आचार्य हैं, कौन कौन से कवि हैं, इनका पूरा परिचय। उसमें रीति काव्य का अस्मितामूलक जो विमर्श है, रीति काव्य में लोक जीवन है, ये सारी बातें जो है पढ़ेंगे। और अगला आपका टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव विकास। देखिए, आधुनिक काल से गद्य परंपरा की शुरुआत होती है, तो वहाँ हिंदी गद्य का उद्भव विकास। भारतीय काल में हिंदी गद्य कैसा था, भारतीय युग और उनका मंडल, भारतीय मंडल के बाहर के जो लेखक हैं, पारसी थिएटर, हिंदी रंगमंच, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता। भारतीय युग में आपने देखा होगा कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता रहा है और वो पत्रिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं, उन पत्रिकाओं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में गद्य का स्वरूप और कैसे परिष्कृत होता जा रहा था, तो उसके संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती पत्रिका का योगदान, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद, उसके प्रमुख कवि, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, हिंदी युगीन गद्य का वैशिष्ट, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। फिर अगला है छायावाद। छायावाद की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, छायावाद का आरंभ, छायावाद में विभिन्न मत, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवादी नई कविता, समकालीन कविता, ये सारी बातें। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की संपूर्ण चीज़ें जो है पढ़नी है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका यूनिट रहने वाला है, क्योंकि ये यूनिट जो है वो लगभग जिस भी परीक्षा में आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो उन सारी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। ये अगला यूनिट है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। देखिए, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में बात करते हैं हिंदी उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास रहा है वो कैसा रहा है, प्रेमचंद के युग का जो उपन्यास है वो कैसा है, प्रेमचंद के बाद के जो परवर्ती उपन्यासकार हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास कौन कौन से रहे हैं। फिर इसके बाद हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी कहानी के प्रमुख आंदोलन, हिंदी कहानी और नई कहानी, हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। फिर उसके बाद हिंदी नाटक और रंगमंच, भारतीय नाट्य परंपरा और नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय, हिंदी नाटक के विकास के चरण, भारतीय युग पूर्व के नाटक, भारतीय युग के नाटक, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग के नाटक, स्वातंत्रोत्तर युग के नाटक, हिंदी एकांकी, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर हिंदी निबंध, उसका विकास कब से हुआ, कब हुआ, उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, हिंदी निबंध के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है।
फिर इसी प्रकार हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, हिंदी के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं और उनकी आलोचनात्मक जो स्थापनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक, जैसे शुक्ल जी की जो आलोचनात्मक स्थापनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, द्विवेदी जी बड़े आलोचक रहे हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उन्होंने किस प्रकार की आलोचना की है। द्विवेदी जी, फिर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, मतलब ऐसे सभी जो आलोचक रहे हैं उन आलोचकों की जो स्थापनाएं हैं उनको इसमें पढ़ना है। फिर आपके हैं हिंदी की कथितर गद्य विधाएं, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो एकांकी, डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, भाव लेखन। साहित्य शास्त्र जो को ये टॉपिक जो है सबसे कठिन लगता है, लेकिन इसको भी हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कैसे कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर एग्जाम में आपका काव्य शास्त्र लगा हुआ होता है। अगला यूनिट है साहित्य शास्त्र और आलोचना। इसमें हम काव्य शास्त्र, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को पढ़ेंगे। ये टॉपिक विद्यार्थियों को काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ जो है वो चीज़ों को याद करते चलेंगे। कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, बाकी अन्य परीक्षाओं में आयोग ने कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, इन सारी विषयों पर चर्चा होगी और एकदम आसान भाषा में इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। इसमें आपके भारतीय काव्य शास्त्र जिसमें काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य के रूप, इन सारी बातों पे। फिर काव्य के प्रमुख संप्रदायों सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे रस, अलंकार, रीप, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, इसमें साधारणीकरण, भरत मुनि का रस सूत्र, उसके प्रमुख व्याख्याकार, रस की कौन कौन से अवयव हैं, रस के कौन कौन से भेद हैं, शब्द शक्तियाँ, कुछ विशेष अलंकारों के बारे में जैसे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, अत्युक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेक, अर्थांतर, न्यास, असंगति, विरोधाभास, तदगुण, अतदगुण, मिलित, उन्मिलित, अपुनहित। देखिए अलंकार का भी टॉपिक ऐसा है कि ये ज़्यादातर एग्जाम में आपका चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर किसी अन्य स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और लगभग यही सारे अलंकार जो है वह घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो इन अलंकारों को भी हम देखते चलेंगे, इनकी परिभाषा, कौन से अलंकारों में समानता है, क्या अंतर है, ये सारी बातों पे चर्चा करते हुए चलेंगे। फिर अगला है आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसमें प्लेटो के काव्य विषय सिद्धांत, अरस्तु की काव्य विषय मान्यताएं, त्रासदी के तत्व, अनुकरण सिद्धांत, उनका विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी और महाकाव्य में क्या अंतर है। फिर होरस के काव्य विशेष सिद्धांत क्या क्या है, लोनजाइनस का जो काव्य में उदात्त तत्व है वो कौन कौन सा है। ठीक, इसके बाद शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। क्रौचे का अव्यंजनावाद, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। अगला है आइए रिचर्ड और टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत, नई समीक्षा। फिर अगला यूनिट है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, जिसमें हम काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, निजंधरी कथा, कवि समय, काव्य रूढ़ आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, अनुभूति और प्रस्तुत योजना, संकेत ग्रहण, काव्य में बिंब ग्रहण कैसा होता है, आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था में क्या अंतर है, शील दशा क्या होती है, भाव दशा, लोक मंगल, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान, कल्पित रूप विधान, फिर भाव एवं मनोविकार, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेगात्मक ज्ञान, क्षणिक मूर्तिमत्ता, उपचार वक्रता, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, विरुद्धों का सामंजस्य, लघु मानव, मनोमय कोश, आलंबन धर्म, अनुभूति, कल्पना, चेतना प्रवाह, रूप, कथ्य, सहृदय, इन सब ये छोटे छोटे पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। इन शब्दावलियों पे चर्चा करेंगे कि ये सारी चीज़ें असल में होती क्या है। अगला है आपका विडंबना, इसको आयरनी भी कहते हैं, अजनबीपन, एलिएशन, विसंगति, अंतर्विरोध, पैराडॉक्स, संत्रास, विरोधाभास और विपथन, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद, मानववाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, रूपवाद, अस्मितामूलक विमर्श, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श, ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल परीक्षाओं का ये स्कोप रहा है कि विमर्शों से सवाल जो है वो बनते ही बनते हैं, तो इसको भी हम आसान से आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से समझते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं। ज़्यादातर इससे जो प्रश्न बनते हैं वो रचनाओं से संबंधित ही बनते हैं कि दलित विमर्श से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से कवि हैं या इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और वो भी मेल करने वाला प्रश्न ज़्यादा बनता है। इसमें रचनाएं एक तरफ दी रहती हैं और एक तरफ आपकी कवि या लेखक दिए रहते हैं, और उनकी रचनाओं से मिलान करने वाला प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला है आपका पुनर्जागरण, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक आलोचना, हिंदी की प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक स्थापनाएं। फिर अगला आपका यूनिट है हिंदी काव्य। इसमें हिंदी काव्य में गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा संकलित, जिसमें पद संख्या 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, और ये सारी काव्य आपको जो है वो बारी बारी से करा दिए जाएंगे। विद्यापति पदावली के नाम से संकलन है, इसको रामफेर त्रिपाठी ने किया है और उसके भी कुछ पद लगे हुए हैं। ठीक। कबीर वाणी पीयूष, जिसके संपादक जयदेव सिंह वासुदेव सिंह हैं। इसमें अलग अलग अंगों को, जैसे सुमिरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, सहज को अंग, और उनके पद जो हैं वो कुछ पद जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर आपकी जायसी, तो जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिसमें नखशिख खंड और नागमती वियोग खंड, ये 2 खंड आपके लगे हुए हैं। फिर सूरदास, उनका भ्रमर गीत सार जो रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है, इसमें पद संख्या 21 से लेकर 70 तक दिया गया है। अगले हैं तुलसीदास, जिसमें तुलसीदास की रामचरितमानस और उसमें भी उत्तरकांड ये प्रमुख रूप से लगा हुआ है। मीराबाई, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, और उनके आरंभ की केवल 20 पद जो हैं इसमें लगे हुए हैं। फिर अगले आपके रहीम रचनावली की हम बात करें तो रहीम रचनावली के जो संपादक हैं सत्यप्रकाश मिश्र। ठीक। रहीम की 2 हावलियाँ लगी हुई हैं, इसमें कुल 40 दोहे जो लगे हुए हैं। अगले आपके कवि हैं केशवदास की केशव कौमुदी, इसका भाग 1, जिसका टीका जो है लाला भगवान दीन ने लिखा है। उसमें 5वां, 11वां और 13वां और 16वां प्रकाश, ये 4 प्रकाशों के जो कुछ दोहे हैं या कुछ छंद हैं वो इसमें लगे हुए हैं। अगले आपके कवि हैं बिहारी लाल, जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। इसमें भी कुछ कुल 40 दोहे जो है लगे हुए हैं। फिर अगले आपके कवि हैं भूषण ग्रंथावली, जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। उसमें भी कुछ कुल जो है 20 छंद आपके लगे हुए हैं। और अगले कवि हैं रसखान, उनकी रसखान रचनावली संकलन किया है विद्यानिवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र ने। और सुजान रसखान को सवैया भी लगे हुए हैं। घनानंद कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है इनका। अगले कवि हैं मैथिली शरणगुप्त, और मैथिली शरणगुप्त के साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका कामायनी महाकाव्य का आशा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग लगा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो राम की सत्य पूजा, जागो फिर एक बार, ये कविता जो है 2 भागों में है। तो जागो फिर एक बार का जो दूसरा भाग है वो भाग इसमें लगा हुआ है। भारत भारती जय विजय करे, वर्ते वीणा वादिनी वर्ते, कविता लगी हुई है। अगले आपके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत का प्रथम रस्म, नौका विहार, संध्या, एक तारा, भारत माता, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये कविताएं लगी हुई हैं। अगली कवित्री हैं आपकी माधवी वर्मा, इनकी दीपशिखा संकलन से है। दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, मैंने यह बात जानती थी। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, सांदे गीत नाम से उसमें से मैं नीर भरी दुख की बदली, दीप तेरा दामिनी, दे अब वरदान कैसा। अगले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इनकी असाध्य वीणा, नदी के द्वीप, ये 2 कविताएं लगी हुई हैं। देखिए नदी के द्वीप उपन्यास भी है और नदी के द्वीप इनकी कविता भी है। तो नदी के द्वीप जो इनकी कविता है ये भी लगी हुई है और नदी के द्वीप इनका उपन्यास भी लगा हुआ है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले
कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कविता अंधेरे में, ठीक, एक लंबी कविता है अंधेरे में, केवल कई कविता इनकी लगी हुई है। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रेणुका, सामधेनी, रेणुका संग्रह से हिमालय कविता और सामधेनी संग्रह से आग की भीख, दिल्ली और मॉस्को, जयप्रकाश, राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कलम आज उनकी जय बोल। ये कविताएं जो है लगी हुई हैं। अगले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है हजार हजार बाहों वाली, अकाल और उसके बाद, गुलाबी चूड़ियाँ, बादल को घिरते देखा है, कालिदास की लगी हुई है। अगले कवि हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। इनकी भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने को हुई, निराला के प्रति, एक नीला आईना, बेठोस धूप। देखिए, निराला के प्रति आपने शमशेर बहादुर सिंह का भी देखा होगा, निराला के प्रति आपकी कविता केदारनाथ अग्रवाल की भी है, और एक और कविता है निराला के प्रति, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये निराला के प्रति जो तीसरी कविता है वो किसने लिखी है। अगले आपके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। मेरी धरती और मैं, प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल। देखिए, ये मेरी धरती और मैं एक अलग कविता है, और एक कविता है प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल, ये दूसरी कविता है। अगली कविता है जागरण की कामना, निराला के प्रति, माझी न बजाओ बंसी, और किसान से। ठीक, ये कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की लगी हुई हैं। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनके गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, जो कि आपने नेट के पाठ्यक्रम में भी पढ़ा होगा, तो नेट के पाठ्यक्रम वाली कविताएं, ज़्यादातर कविताएं जो है नेट के पाठ्यक्रम वाली कविताएं ही लगी हुई हैं, तो इनको आसानी से हम लोग पढ़ेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आए हैं इन पर चर्चा करते हुए चलेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतिम जो कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। इनकी कविता मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात। इसके बाद हम अपने अगले यूनिट पे आते हैं, यूनिट 9 कथा साहित्य। अब कथा साहित्य में हिंदी उपन्यासों की अगर बात करें तो उसमें प्रेमचंद का गोदान, चतुर शास्त्री का वयम रक्षामा, वृंदालाल वर्मा की विराटा की पद्मिनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का नदी का द्वीप। लेकिन नदी का द्वीप इनका उपन्यास भी लगा हुआ है और उनकी नदी के द्वीप कविता दोनों लगी हुई है पाठ्यक्रम में। फणीश्वरनाथ रेणुक्या मैला आंचल, भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र, शिवप्रसाद सिंह का नीला चांद, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, यशपाल का झूठा सच, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, विष्णु का वसंती, और आपका बंटी मन्नू भंडारी। ये उपन्यास आपके लगे हुए हैं। इसमें से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उपन्यास आपके नेट के पाठ्यक्रम में पहले से ही शामिल है। इसमें अगला हमारा टॉपिक है कहानी। कहानी की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद, इनकी दो कहानियाँ लगी हुई हैं, दुनिया का अनमोल रतन और कफन। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की ताई, गुलेरी जी की उसने कहा था, प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र जी की पत्नी। विश्वनाथ रेणु की दो कहानियाँ लगी हुई हैं, लाल पान की बेगम और रसप्रिया। अज्ञे की दो कहानियाँ हैं, रोज और शरणदाता। भीष्म साहनी की चीफ की दावत, उषा प्रेमदा की वापसी, परिंदे निर्मल वर्मा, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, मलबे का मालिक मोहन राकेश। उसके बाद अगला टॉपिक है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे नाटक जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, सारे वही नाटक उठा के रख दिए गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, अंधा युग धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ। अगला टॉपिक है कथेतर गद्य विधाएं। कथेतर गद्य विधाओं की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता, भारतवर्ष, प्रताप नारायण मिश्र का आप, धोखा, बालकृष्ण भट्ट की साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की धर्म और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि कर्तव्य, सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता, रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, महाकवि की तर्जनी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र का 80 की पुकार हिमालय, और हरिशंकर प्रसाई का विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सभी निबंध में पढ़ने हैं।
और अगला टॉपिक है आलोचना। रामचंद्र शुक्ल प्रमुख आलोचक, नंदुराय वाजपेयी, डॉक्टर नवीन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नामवसम। इसके अलावा आत्मकथा की हम बात करें तो आत्मकथा में अपनी खबर, जो कि पांडे विचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। जीवनी की अगर हम बात करें तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई आवारा मसीह है, जो कि शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित सुधिया उस चंदन के वन की। यात्रा साहित्य की बात करें तो निर्मल वर्मा की चिड़ों पर चांदनी और रेखा चित्र मेरा परिवार। फिर बात करें रिपोर्टाज की तो फणीश्वरनाथ रेणु का ऋणजल धनजल। अकेला मेला नाम से है रविचंद्र शाह की। तो बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा साक्षात्कार लिया गया था किसका? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के साथ 2 दिन नाम से। फिर पत्र साहित्य की बात करें तो जानकी वल्लभ शास्त्री निराला के पत्र और अमृत राय चिट्ठी पत्री। ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। अब बात आती है कि इस सिलेबस को हम कैसे टैकल करेंगे, क्या सही रणनीति होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत कहाँ से करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सही अप्रोच लगाकर इस पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से कवर करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि इस पाठ्यक्रम में दिए गए एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से आसान भाषा में ट्रिक के साथ पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। आप केवल इस चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। पहला काम तो आपको ये करना है कि कहानियों को पूरी तरीके से पढ़ डालिए। और कहानी पढ़ने का सही अप्रोच क्या है कि जो भी कहानी आप पढ़ रहे हैं उस कहानी के राइटर कौन है। सबसे पहले तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और उस सिलेबस पे जो भी कहानी आपकी लगी हुई है, जैसे प्रेमचंद की दुनिया का अनमोल रतन लगा हुआ है, तो इस कहानी के बारे में सबसे पहले आप ये पढ़िएगा कि कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। लगभग प्रकाशन इस पूरे सिलेबस में लगी हुई जितनी भी रचनाएं हैं सबका प्रकाशन वर्ष और इसके राइटर आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 सवाल आपके निश्चित रूप से आपके सिलेबस से ही बनने वाले हैं। ये सारे सिलेबस आपको जवानी अगर याद है तो 2 से 3 सवाल तो आपके निश्चित रूप से सही हो जाने वाले हैं। तो इस कहानी के प्रकाशन वर्ष क्या है, इस कहानी का कहानी संग्रह या पत्रिका जिस पत्रिका में प्रकाशित हुई है उसका नाम, और इस कहानी के जो प्रमुख तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में आपको नोट करते चलना है, एक अपना खुद का नोट्स बनाते हुए। अगर उस कहानी या कविता में कोई गीत आई है तो उन गीतों को जरूर नोट करेंगे और किस अंक में है इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे कफन कहानी से एक प्रश्न पूछा गया था पिछले नेट की परीक्षा में कि ठगनी क्यों नैना झमकावे, ये किस कहानी से गीत लिया गया है और इस गीत को कौन गाता है। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको हम देखते हुए चलेंगे। और ये सबसे आसान टॉपिक है आपके लिए, शुरुआत आप यहीं से कर सकते हैं। पहले कहानियों को पूरी तरीके से कवर करें, कहानी जब आपकी ख़त्म हो जाए तो फिर नाटकों पे आ जाए, और नाटकों में भी किस नाटक में कुल कितने अंक हैं, कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों के जो इम्पोर्टेंट कथन है, अगर उस नाटक में गीत आया है तो गीतों को नोट करें। ठीक, हाँ, अंक के अलावा कुल कितने दृश्य हैं इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। और उस नाटककार की अन्य जो रचनाएं हैं, नाटककार या लेखक जो भी हैं उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक, तो उनकी और कौन कौन सी, इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं जो हैं 1-2 प्रश्न जो है आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, और आपको वहाँ से पढ़ते हुए चलना है। कहानी के बाद नाटक, नाटक के बाद आप चाहें तो उपन्यास पे आ सकते हैं, उपन्यासों को देख सकते हैं। उपन्यास के बाद फिर आप अन्य गतिविधियों पे आइए। अन्य गतिविधियों को धीरे धीरे, चूँकि ये अन्य गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेते हुए आप उनको कवर करते हुए चलिए। फिर आप निबंधों पे आ जाइए और फिर धीरे धीरे काव्य पे, फिर आलोचना पे। बाकी यहाँ से आप शुरुआत करिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से हैं। पर याद रखिए, हर विद्यार्थी में क्षमता होती है, ज़रूरत होती है सिर्फ सही दिशा और निरंतर अभ्यास की। अगर आप हिंदी को डर नहीं अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके साथ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।